हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट में आप बिगनर हो या फिर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अगर मार्केट में कोई स्टॉक की रैली, जैसे कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है तो वो जब नीचे आएगा तो कहाँ पे उसको बाइंग करना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली दे चुका होता है और हम सिर्फ उसको देखते रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि अगर वो मार्केट में नीचे जब आएगा तो उसको कहाँ पे बाई करना चाहिए। तो वो हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन से पता चलेगा कि हमें कहाँ से बाई करना चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क कैसे करते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आज हम समझेंगे। और कैसे हम डिमांड एरिया में ट्रेड लें, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर डिमांड एरिया की जो बेस्ट स्ट्रेटजी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पर हमें वो स्टॉक ढूंढने हैं जो डिमांड जोन में हो और वहां पे हमें एक्चुअल बाइंग करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस में डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिमांड जोन के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड एरिया होता क्या है। आपने सुना होगा कि FII और DII, FII कहाँ पे बाइंग करते हैं, DII कहाँ पे बाइंग करते हैं, वो हमें डिमांड और सप्लाई जोन से पता चलेगा। अब FII कौन हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, और DII हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। FII मतलब वो कि जो बाहर का पैसा, इंडिया से जो बाहर की कंट्री, उनका पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट होता है उसको हम FII बोलते हैं। और DII जो इंडिया की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होगी, बैंक की जो FD करते हैं लोग, वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी, उनका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, DII। तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में जब स्टॉक्स में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस एरिया का हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, जैसे वो रेंज को ब्रेक करता है मार्केट में मोमेंटम आता है अपसाइड। मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम देने के बाद एक अपसाइड अच्छा मूव देता है। अब क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद हम वो रैली कई बार छोड़ देते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए। तो जब ये मार्केट में जब ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट के बाद जब वो स्टॉक अच्छी खासी रैली दे देता है, तो क्या होता है ना कि जो FII और DII जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पूरा पैसा एक साथ में नहीं लगता। मान लीजिए कि कोई FII और DII 100 करोड़ की बाइंग करना चाह रहे हैं, 100 CR की, तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे हमेशा उनकी बाइंग पूरी यहाँ पे 100 करोड़ की एक साथ में नहीं होती है। उनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स भी रह जाते हैं, उनके यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। उन पेंडिंग ऑर्डर्स को बाई करने के लिए जब मार्केट वापस उसी एरिया के पास आता है, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है डिमांड एरिया, मतलब डिमांड जोन। जब वापस मार्केट उसी जोन के पास आता है, उसी एरिया के पास आता है, तो वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इनकी 50 CR की बाइंग हो चुकी है। अब मान लीजिए कि इनके पास अभी 50 CR और बचे हुए हैं, तो जब मार्केट वापस उसी डिमांड एरिया के पास आता है ना, तो वहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं 50 CR के, तो यहाँ पे वो 50 CR के ऑर्डर वापस यहाँ पे बाय होते हैं। और बाय होने के बाद वापस मार्केट क्या करता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे स्टॉक्स में। बस इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि डिमांड एरिया क्या होता है। तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाने के बाद जब वापस वो रिवर्स आता है, तो रिवर्स आने के बाद जहां से उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया था उसी ट्रेंड के पास जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, वो ऑर्डर्स की यहाँ पे बाइंग होती है। और ऑर्डर्स की बाइंग होते ही मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। कई बार कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स अगर बच जाते हैं, मान लीजिए अगर 50 CR की जगह अगर 30 CR से अगर बाई हुए, अगर 20 CR और पेंडिंग हो गए, तो जब मार्केट वापस अगर इस डिमांड जोन के पास आता है ना, तो वापस यहाँ पे 20 CR की बाइंग होती है और मार्केट फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और फिर एक अच्छा मूव देता है। अगर यहाँ पे पूरी बाइंग हो जाती है तो आप पूरी बाइंग होने के बाद ही मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अगर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं तो मार्केट कई बार वापस आता है और वापस आने के बाद वापस यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो जब भी मार्केट पहली बार डिमांड एरिया में आता है तो यहाँ पे सबसे बेस्ट बाइंग होती है और इसको एक डिमांड जोन कहा जाता है। और इस डिमांड जोन पे अगर आपने बाइंग की है तो यहाँ पे समझ लो कि आपके लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसको हम स्टॉक्स में समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको REC लिमिटेड का एक स्टॉक दिख रहा है। अब REC लिमिटेड के स्टॉक्स में क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक FII और DII ने अगर यहाँ पे बाइंग की है, बाइंग करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दे दिया, मतलब यहाँ पे मार्केट 440 पे था
और यहाँ पे 620 के समथिंग इसने हाई बनाया हुआ था। जब मार्केट में वापस किस एरिया में आया, जब वापस एक डिमांड एरिया में मार्केट आया और डिमांड एरिया में आने के बाद उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स बच गए थे वो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे बाय हुए। बाय होते ही मार्केट ने वापस क्या किया, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो इस अगर ऐसे में अगर आपकी बाइंग अगर छूट जाती है तो वापस जब मार्केट एक डिमांड एरिया में आता है ना, तो यहाँ पे अपनी बाइंग आप कर सकते हो और वापस उसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करता है और वहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये जो एरिया होता है ना, सबसे सेफ एरिया होता है और यहाँ पे मार्केट एक अच्छा मूव देता है आने के बाद। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिमांड एरिया के पास अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका होता है वो जब सस्ता होता है तो सस्ते में उसको बाई करके आप महंगे में उसको सेल कर सकते हो। यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन का मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है। अब ओलेक्ट्रा ग्रीन में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था। देखो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद हमें अच्छा मूव देखने को मिला। जब यहाँ पे जैसे उनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स यहाँ पे बाय हुए। अब बाय होने के बाद जब मार्केट वापस नीचे आया तो यहाँ पे उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे ना, वो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे बाय हुए। बाय होने के बाद जब वापस मार्केट यहाँ पे आया तो कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स, जैसे मैंने बोला था कि छूट जाते हैं, तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स वापस यहाँ पे बाय हुए। बाय होने के बाद देखो इसने कितना बड़ा मूव दिया। जो स्टॉक यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स के बाद 1000 रुपये का था, उसके बाद सारे ऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद मार्केट यहाँ पे 2000 रुपये तक गया हुआ था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब मार्केट एक डिमांड एरिया में आता है तो उस डिमांड एरिया में आप मार्केट में बाइंग कर सकते हो और वो एक सबसे सेफेस्ट तरीका होता है एक नए ट्रेडर के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल। तो डिमांड एरिया में आपको समझा देता हूँ कि डिमांड एरिया वो एरिया होता है कि जहाँ पे ऑर्डर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे एफआईआई और डीआई पैसा लगाते हैं और एक मार्केट एक अप ट्रेंड जाने के बाद जब मार्केट वापस वहीं पे आता है जहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उस ट्रेंड को डिमांड एरिया बोला जाता है, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स बाय होते हैं। यहाँ पे मैंने एक और स्टॉक के बारे में बात करा है, जीएम ब्रेवरीज करके एक स्टॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जीएम ब्रेवरीज में क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया। 480 रुपये का स्टॉक यहाँ पे 680 तक गया हुआ था, 200 रुपये का मूव दिया। जब वापस मार्केट एक डिमांड एरिया के पास आया तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स बच गए थे वो पेंडिंग ऑर्डर्स बाय हुए। फिर मार्केट में वापस मार्केट नीचे आया तो कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स जो बच चुके थे, तो घबराने वाली बात नहीं है कि मार्केट अगर वापस नीचे भी आता है ना तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब पेंडिंग ऑर्डर्स अगर बच जाते हैं ना तो वापस यहाँ पे बाइंग होती है और बाइंग होने के बाद देखो मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पे मूव दिया। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद इसने क्या, यहाँ पे देखो 960 तक ये स्टॉक गया हुआ था। तो जब पेंडिंग ऑर्डर सारे कंप्लीट हो जाते हैं ना तो उसके बाद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। सेम वैसे यहाँ पे एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक और स्टॉक है एनबीसीसी का स्टॉक। देखिए यहाँ पे मार्केट इस डिमांड एरिया के पास मार्केट आया था और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। यहाँ पे अच्छा मूव देने के बाद जब मार्केट वापस नीचे आया डिमांड एरिया के पास यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स बाय हुए और बाय होने के बाद मार्केट ने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे मूव दिया। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, ठीक है। तो डिमांड एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं एफआईआई और डीआईआई के, और जो पेंडिंग ऑर्डर्स बच जाते हैं तो मार्केट वापस नीचे आता है। और हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट नीचे आता ही है जब मार्केट में एक बड़ा मूव होता है ना, बड़ा मूव होने के बाद मार्केट वापस उस साइड आता ही है और वहाँ पे वो जैसे पेंडिंग ऑर्डर्स बाय होते हैं और बाइंग साइड वहाँ पे जैसे पेंडिंग ऑर्डर्स बाय होते हैं उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इस तरीके से डिमांड एरिया काम करता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर स्टॉक कहाँ से सिलेक्ट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखो इसमें आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेगी। जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, ठीक है, मिड कैप 50 हो गया। तो उनके कुछ स्टॉक आप देखिए, उनको सिलेक्ट करिए यहाँ पे। उनमें आप देखिए कि कौन कौन से स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं, अप ट्रेंड में चलने के बाद कौन से स्टॉक वापस एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक डिमांड एरिया में जब आते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट में डालिए उसको। जब मार्केट वापस एक डिमांड एरिया में जब आता है ना तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको आते ही यहाँ पे बाई कर सकते हो और वो वॉच लिस्ट में आपको डालना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा डेली बेसिस पे। पर हमेशा ध्यान रखिए कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सस्ती कंपनी देख ली 10-20 रुपये की और उस 10-20 रुपये के स्टॉक में आप देख रहे हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुका था, जब वापस वहाँ पे आता है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। हमेशा अच्छी कंपनी में ढूंढिए, अच्छी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न भी देती है। तो जो मैंने आपको बताई, जैसे RSC बताई, यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बताया,
GM ब्रेवरेज बताया मैंने, NBCC बताया। तो ये सारी कंपनी क्या है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये कंपनी भी एक अच्छा रिटर्न पैसा बना के देती है। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपको डिमांड जो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में से ही कोई वीडियोस आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।